वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा इरफान भाई ने मेरे बारे में तो आपको बता ही दिया है कि मैं पिछले 20 इयर्स से भी ज्यादा टाइम से इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हुई हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है, मैंने कई बार इंटरव्यूज भी दिए हैं। इनफैक्ट मैंने यूपीएससी में भी इंटरव्यूज दिए हैं, और जीपीएससी में भी मैंने 3 से 4 बार इंटरव्यू दिए हैं। तो काफी टाइम से मैं इस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। इसके साथ मैं यूपीएससी के लेक्चर लेती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेरा सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाती हूँ। वैसे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और इसी वजह से मुझे इंटरेस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो मैं जो पढ़ाती हूँ अलग अलग इंस्टीट्यूट में, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो आज जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें आपका कैरियर क्या है, आप उसमें कैसे कैरियर बना सकते हो, उसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो इसी के रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कि यूपीएससी या जीपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों क्यों होनी चाहिए ये एग्जाम। तो आप सब जानते हो, थोड़ा बहुत आप सर्च करके ही बैठे होंगे कि इसमें सबसे अच्छा बेटर फ्यूचर होता है। बेटर फ्यूचर मीन्स के सेफ फ्यूचर होता है। इसमें जो बंदे ऐसे हैं जिनको कुछ पावर्स चाहिए, कुछ अच्छे काम करने हैं खुद के लिए, समाज के लिए, तो वो ये जॉब लेने के बाद आप ये काम कर सकते हो। इसमें पावर है, पोजीशन है, स्टेटस है, साथ में हैंडसम सैलरी है, और जॉब सेटिस्फेक्शन है। तो बहुत सारे ये एक पावर के साथ जॉब आपको मिलती है जिसमें आपका फ्यूचर अच्छा होता है, पोजीशन जिसमें आपको कोई निकाल नहीं सकता। एक जॉब सिक्योरिटी होती है इसके अंदर। और ये बहुत स्टेटस वाली जॉब है, आपके पास बहुत ज्यादा पावर होता है, पावर के साथ आपको हैंडसम सैलरी भी होती है। और गवर्नमेंट जॉब तो है ही अपने हिसाब से जॉब सेटिस्फेक्शन वाली। इसके बाद हम देखते हैं कि अबाउट द प्रोफेशन, ये क्या है, जीपीएससी यूपीएससी क्या है। तो पहले हम यूपीएससी की बात करेंगे। यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विसेज है। ऑल इंडिया मीन्स के पूरे भारत के लिए जो है, पूरे भारत को एक अखंड भारत जो हम गिनते हैं। तो जो सिविल सर्वेंट की जो ये लोग सिलेक्शन करते हैं, तो वो अखंड भारत मतलब पूरे भारत के लिए करते हैं। ये 1,000 से ज्यादा पोजीशन हर साल यूपीएससी वाले निकालते हैं यूपीएससी के लिए। इनमें कितनी कैटेगरी है, जैसे कि इंडियन, अब जब आप अखिल भारतीय सेवाओं की बात करोगे तो इसमें 4 तरह की कैटेगरीज होती है। सबसे पहली होती है आईएफएस, यानी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आईएफएस आईएफएस यानी कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो फॉरेन में बैठ के भारत के जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी डील फॉरेन में बैठ के करते हैं। दूसरा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो आईएएस कलेक्टर उसका उसके बारे में आप जानते ही हो। इंडियन पुलिस सर्विस, इसमें आईपीएस होते हैं, सारे पुलिस इसमें आ जाते हैं। इसके बाद होता है रेवेन्यू सर्विस। रेवेन्यू सर्विसेज मीन्स टैक्स। टैक्स विभाग जो होता है, टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है, तो उसमें ये सर्विस, ये इस पोस्ट पे सिलेक्शन आने के बाद रेवेन्यू के अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है। फिर एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये पहले नहीं थी, ये बाद में डाली गई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन होता है, साइंस वाले बंदे इसमें जा सकते हैं। तो पहले हम 3 पोस्ट की बात करेंगे, आईएएस आईपीएस आईआरएस। आईएएस आईएएस ये 3 कैटेगरी जो है बहुत फेवरेट है, बच्चे इसके लिए ज्यादा तैयारी करते हैं। इसमें आप कैसे जा सकते हो, हाउ डू यू गेट इन। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके लिए आपको हाई फाई मार्क्स नहीं लाने। साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट का बंदा इसमें जा सकता है। इसमें मिनिमम 35% अगर आपके हैं, आप सिर्फ क्वालिफाइड हो, चाहे आपके अटेम्प्ट है चाहे जो कुछ भी है, लेकिन आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, आपने डिस्टेंस लर्निंग से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, डिप्लोमा के बाद आपने डिग्री कंप्लीट किया, किसी भी तरह अगर आप ग्रेजुएट हो, तो आप इस पोस्ट के लिए, इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इसमें मिनिमम एज होती है 21 ईयर्स और मैक्सिमम होती है 32 ईयर्स। ये है जनरल कैटेगरी के लिए। जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये एज है। इसके बाद आप 21 से कम नहीं होनी चाहिए, 32 से ज्यादा नहीं। दूसरा है इसमें ओबीसी होता है, ओबीसी के लिए 33 ईयर्स है, और एससी एसटी के लिए और 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। तो ये है। दूसरा है इसमें वुमेन्स रिजर्वेशन नहीं है, सेंट्रल लेवल पर वुमेन्स रिजर्वेशन नहीं है। इसमें ये एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें ये यूपीएससी कंडक्ट करता है एग्जाम। यूपीएससी एक बोर्ड है जो सारी पूरी एग्जाम लेता है, कि प्री मेंस तीनों इंटरव्यू तीनों स्टेप वो एग्जाम लेता है। जो कोई डिपार्टमेंट होता है वो डिपार्टमेंट बताता है, भारत सरकार के 57 से ज्यादा डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट बताते हैं कि हमको इतने बंदों की जरूरत है। उस हिसाब से अलग अलग जगहों के लिए रिक्रूटमेंट फिर ये यूपीएससी करता है, और फिर यूपीएससी जो बंदे सिलेक्ट करता है वो सिलेक्ट करके उनकी लिस्ट बनाकर जिस उस डिपार्टमेंट को भेजता है कि हमने ये बंदे सिलेक्ट किए आपके डिपार्टमेंट के लिए, और फिर जो तो डिपार्टमेंट उन बंदों को रिक्रूट करता है जो तो स्टेट में।
उसके बाद होता है इसके लिए क्या प्रिपरेशन जरूरी है। तो इसके लिए आपकी ये एक सेंट्रल लेवल एग्जाम है, और इसमें बेसिक इंग्लिश और स्कूल का मतलब कि जो आपका एनसीईआरटी बोर्ड होता है, एनसीईआरटी आपको 10 मतलब 8 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसमें साइंस या स्टैटिस्टिक आप छोड़ सकते हो, मैथ्स छोड़ सकते हो, बाकी सारी चीजें आपको कंपलसरी पढ़नी पड़ेगी। कोचिंग कोचिंग में भी रिक्वायर्ड, कोचिंग शायद जरूरी है शायद नहीं भी, वो आपकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो। इसका जो नोटिफिकेशन है वो हर साल फरवरी में आता है यूपीएससी के लिए, और फरवरी के स्टार्टिंग करीब 1 से 4 तारीख के बीच में आता है, और इसके 27-28 तारीख तक इसकी लास्ट डेट होती है। 1 महीना आपको मिलता है जिसमें आपको फॉर्म फिलअप करने रहते हैं। प्रीलिम्स मई महीने में होती है, इसकी मेंस एग्जाम अगस्त महीने में होती है, और इंटरव्यू डिपेंड करता है शायद फरवरी में भी होता है, शायद मार्च में भी होता है। इसके बाद इसकी फॉर्मेट कैसी होती है, देखिए ये 3 स्टेट से होती है जीपीएस यूपीएससी की एग्जाम। 3 फेज में होती है। पहली प्रीलिम्स होती है, सबसे पहले प्रीलिम्स होती है। प्रीलिम्स में जो बच्चे क्लियर प्रीलिम्स में जो क्लियर करेंगे वो मेंस में जाएंगे, जो मेंस क्लियर करेंगे वही बंदे इंटरव्यू में जाएंगे। जो प्रीलिम्स क्लियर करे और मेंस क्लियर नहीं कर पाए वो इंटरव्यू में नहीं जा पाएंगे। मतलब अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर ली, मेंस क्लियर कर ली और इंटरव्यू में नहीं कर पाए, तो फिर आप फिर से प्रीलिम्स पर आ जाओगे। तो इसमें तीनों 3 स्टेज में क्लियर करना, तीनों 3 स्टेज क्लियर करना बहुत जरूरी है। हम सबसे पहले प्रीलिम्स की पैटर्न देखेंगे। प्रीलिम्स की पैटर्न क्या है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जनरल स्टडी जो 200 मार्क्स का होता है। दूसरा होता है सी सेट। ये जनरल सी सेट मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। दो इसमें आपको मैथ्स इंग्लिश और एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। सी सेट में आपको ज्यादा मार्क नहीं डाले, लेकिन अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप क्वालिफाई आपका पेपर 1 जो जनरल स्टडी है वो चेक नहीं होगा। तो सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें चाहिए आपको, इसमें हाई ज्यादा मार्क नहीं लाने। जनरल स्टडी पर इसमें ज्यादा फोकस रहता है। सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट होती है ये। सी सेट का जो पेपर सेकंड पेपर रहता है वो दोनों में 2-2 घंटे दिए जाते हैं, और इसका टोटल मार्क्स होते हैं 400। इसमें ये ध्यान रहे कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है जो अब आजकल हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होती है। अगर आपका आंसर नेगेटिव है, अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है, तो आपने जो मार्क कमाए हैं, जो आपके मार्क्स आए हैं टोटल, उसमें से 1/3 मार्क जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। आपका कमाया हुआ मार्क उसमें से 1/3 निकल जाएगा। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं प्रीलिम्स में। इसके बाद होती है आपकी यूपीएससी मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में आपके 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं और 7 पेपर मेरिट हो। 7 पेपर में से मेरिट बनता है। 2 पेपर क्वालिफाइंग कौन से होते हैं, तो कि 2 पेपर क्वालिफाइंग वो पेपर है कि जिसमें आपका कंपलसरी एक इंडियन लैंग्वेज पेपर होता है। जैसे अगर आप गुजरात से हो तो आपका एक पेपर गुजराती रहेगा और दूसरा पेपर आपका इंग्लिश रहेगा। तो ये दोनों पेपर के मार्क तो काउंट नहीं होते, लेकिन इनमें आपको मिनिमम मार्क लाने होते हैं। मिनिमम मार्क के साथ आपको इसमें क्वालिफाई होना पड़ता है, तभी जाके आपके दूसरे जो 7 पेपर है वो चेक होते हैं। इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहते हैं, आपको लिखना रहता है। इसमें 200 से लेके 3000 वर्ड तक का आपको लिखना होता है। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इसका ड्यूरेशन भी हर पेपर के लिए 3 घंटे का होता है। और टोटल मार्क्स जो इसके होते हैं ये 9 पेपर्स के वो होते हैं 1750। और पेपर ए, इसमें ए और बी जो पेपर है वो उसके मार्क्स काउंट नहीं होते। और बाकी के पेपरों के पहले जो 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज वाले, उसके मार्क 300 होते थे, और बाकी जो 7 पेपर है उसके 200 मार्क होते हैं इस ईच सारे मतलब ईच पेपर्स के। उसके बाद होता है 9 पेपर जो होते हैं उसमें एक होता है कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का पेपर। जैसे मैंने आपको बताया कि आप गुजरात के हो तो गुजराती रखोगे, या इसमें कंपलसरी नहीं है कि आप गुजराती रखो, एक पाली वगैरह भी बहुत सारी लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन की 24 लैंग्वेज है उसमें से कोई भी एक होती है। इंग्लिश तो कंपलसरी होता है सेकेंड पेपर। उसके बाद होता है ऐसे पेपर जो कैंडिडेट को लिखने होते हैं, 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं इसमें। उसके बाद होता है जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3। ये 3 पेपर होते हैं। और चौथा पेपर मतलब 1 2 3 4 जनरल स्टडीज के ही पेपर होते हैं। उसमें अलग अलग हिस्ट्री उन लोगों ने बांट दिया है। एक पेपर हिस्ट्री लैंग्वेज ये कल्चर और हिस्ट्री का होता है, गवर्नेंस ऑफ इसका। इस तरह से 4 पेपर इन लोगों ने अलग अलग तरह से 9 सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया है। एक लास्ट पेपर ये अभी यूपीएससी में एक पेपर वैल्यू एथिक्स का एक्स्ट्रा ऐड हुआ है जो जीपीएससी में भी होता है। और 2 पेपर आपके होते हैं ऑप्शनल। कोई भी आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, 28 सब्जेक्ट होते हैं उसमें से अगर आप जो सब्जेक्ट अपने आपसे सिलेक्ट करते हो उसी के 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2 दोनों रहते हैं। एक थियरी रहता है, एक प्रैक्टिकल रहता है। तो 2 पेपर जो आप 28 में से एक जो पेपर सिलेक्ट करोगे वो पेपर इसमें रहेगा आपका।
और पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही एक ही सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, तो ये 9 पेपर्स का सेटअप है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। 9 पेपर है, पहले 2 पेपर ऑप्शनल है, पहले 2 पेपर लैंग्वेज के हैं, और बाकी 9 पेपर जीएस के साथ और ऑप्शनल के साथ है। फिर इसके ये अगर आप ये सारे पेपर क्वालिफाई हो जाते हो, मतलब 1750 मार्क के जो पेपर है, ये अगर एग्जाम मेंस एग्जाम आप क्लियर कर लेते हो, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई मैक्सिमम मार्क दे, मिनिमम मार्क एक बच्चों का क्राइटेरिया, बच्चों की जो बच्चे जो अपीयर हुए होते हैं वो बच्चों को देखते हुए एक स्टैंडर्ड नक्की किया जाता है कि भाई मिनिमम इतने मार्क तो होने चाहिए, इससे नीचे आएंगे तो क्वालिफाई नहीं गिना जाएगा। वो सीट के साथ 15 टाइम्स गिन के वो लोग इस तरह से मार्क निकालते हैं। तो उसमें आपको वो लोग उस तरह से जितनी सीटें होती है उसके हिसाब से मार्क, उस हिसाब से वो लोग बच्चे लेते हैं, 10 गुना 15 गुना वो हिसाब से वो लोग पास करते हैं बच्चों को। और एक मार्क वो उतने मार्क मिनिमम उतने मार्क तो आने ही चाहिए, उससे नीचे आएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जो बच्चे यूपीएससी मेंस क्लियर करते हैं वही बच्चे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं। और इंटरव्यू ओरल रहता है, जिसमें आप जिसको पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं, पर्सनल इंटरव्यू भी कहते हैं। तो इसमें आप अगर प्री क्वालिफाई हो गए, मेंस क्वालिफाई हो गए, फिर आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप ये स्टेप भी क्लियर करते हो तो फिर आप फाइनल आपका सिलेक्शन आ जाएगा और आपको आपकी पोस्ट दे दी जाएगी, आपको आपकी जॉब मिल जाएगी। इस तो ये था तीनों स्टेज, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के, इस तरह से पेपर सारे 9 पेपर होते, ये सारी चीजें थी। इसी तरह सेम पैटर्न होती, ये तो हमने बात की सेंट्रल लेवल की, कि सेंट्रल लेवल पर इस तरह से फॉर्मेट होती है एग्जाम की। यूपीएससी कंडक्ट करता है एग्जाम, और यूपीएससी ये एग्जाम लेता है, जिसमें खास तरह से 3 तरह की आईएएस, आईपीएस और आईआरएस, ये 3 कैटेगरी के एग्जाम वो लोग लेते हैं। 3 कैटेगरी की पोस्ट के लिए वो लोग बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, और जिस उस डिपार्टमेंट में जहां जैसी जरूरत है वो लोग बच्चों को पोस्टिंग दिलवा, बच्चों को सिलेक्ट करके उसकी लिस्ट जो तो डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। इसके बाद होती है जीपीएससी। जीपीएससी स्टेट लेवल की एग्जाम होती है। जीपीएससी का भी आपने आप देखो सेम ही स्ट्रक्चर होता है उसका भी, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, तीन इसमें भी टायर होते हैं। और 3 टीयर की ये एग्जाम, सबसे पहले इसमें प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में अब आप सेंट्रल लेवल से थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि सेंट्रल लेवल पर जो होता है वो आपका एक सी सेट का पेपर होता है, लेकिन जीपीएससी में सी सेट का पेपर नहीं है। इसमें आपके जीएस 1 जीएस 2 होता है। जीएस 1 जीएस 2 के साथ आपके जो 9 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सारे जो 9 सब्जेक्ट होते हैं वो 9 सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरह से ये लोग जीपीएससी की एग्जाम लेते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। जो बच्चे ये 2 पेपर 400 मार्क्स के इस ये अगर क्लियर करते हैं तो यूपीएससी का कैसा है कि यूपीएससी हर साल ईच एंड एवरी ईयर वो होती है, और उसके एक सिंपल है उसका, श्योर है कि भाई हर साल फरवरी में उसके फॉर्म आएंगे। लेकिन जीपीएससी में ऐसा नहीं होता है। जीपीएससी स्टेट पर डिपेंड करता है। स्टेट को जब भी बच्चों की जरूरत होती है, जब भी उनको ऑफिसर्स की जरूरत होती है, वो लोग जीपीएससी को बोलते हैं। और जीपीएससी उस हिसाब से 1 साल में, 2 साल में, और कभी कभी हर साल आती है, तो कभी कभी 2 साल में एक बार, इस तरह से जीपीएससी की एग्जाम आती है। जीपीएससी में होता है प्रीलिम्स में 2 पेपर अगर आप ये प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मेंस में इसमें होते हैं जीपीएससी मेंस में 6 पेपर, वहां पर आपके 9 पेपर होते हैं, यहाँ पर आपके 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर रिटर्न में होते हैं। जैसे वहां पर पहली प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव थी, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव होती है। स्टेट में ये 6 पेपर होते हैं, जिसमें जीएस के 3 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3। 2 पेपर, एक गुजराती का होता है, एक इंग्लिश का होता है। तो टोटल आपको 6 पेपर क्लियर करने हैं। यहाँ पर ये सारे ही पेपर के मार्क्स काउंट होते हैं, कोई पेपर छूटता नहीं है। अगर आपका जो कमांड है वो गुजराती इंग्लिश पर अच्छी है, आप अगर अच्छे से ऐसे लिख रहे हो, आपका जनरल नॉलेज अच्छा है, तो अगर जनरल स्टडीज में थोड़े आपके कम मार्क आए, क्योंकि आप समझते हो जनरल स्टडीज मीन जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज नहीं। तो जनरल स्टडी बहुत 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 वाइड एरिया है, इसमें आपको 9 सब्जेक्ट कवर करना है। अगर आप जी गुजराती लैंग्वेज पर आपकी अच्छी कमांड है, इंग्लिश लैंग्वेज पर आपकी अच्छी कमांड है, इस पेपर में जनरली मैंने अभी तक का ट्रेंड देखा है कि जो बच्चे गुजराती इंग्लिश पर अच्छी कमांड करते वो सिलेक्शन, उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जनरल स्टडी ऐसा है कि चाहे आप जितना ही पढ़ लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। तो यह है कि इसमें अगर आप जी पेपर 1 पेपर 2 पे कमांड कर लोगे तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद होती है ये जीपीएससी मेंस में होता है, जो ये सारे सब्जेक्ट 150 150 मार्क के होते हैं, 150 मार्क्स।
टोटल 900 मार्क्स होते हैं और 100 मार्क्स इंटरव्यू के होते हैं। तो ये 100 इसमें से जब वो बनता है आपका मेरिट लिस्ट, तो इसी 900 प्लस 100 में से आपका मेरिट लिस्ट बनता है। जो बच्चे मेंस क्लियर करेंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये भी पर्सनालिटी टेस्ट है आपका, फिजिकल आपको वहां प्रेजेंट रहना पड़ता है, ऑनलाइन नहीं हो सकता ये। तो ये था जीपीएससी और यूपीएससी दोनों। इसके अलावा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम होती है, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जाम होती है। ये कंबाइंड डिफेंस तो आप जानते हो इंडियन आर्मी इंडियन नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए होती है। मेडिकल सर्विस कंबाइंड मेडिकल भी उसी के लिए होती है। ये स्पेशल कैटेगरी की एग्जाम है जिसमें आपको साइंस होना आपका कंपलसरी होता है। पहली जो 2 एग्जाम है उसकी उसके लिए आपका साइंस स्ट्रीम होनी बहुत जरूरी है। और एज क्राइटेरिया भी उसका बहुत कम होता है, 19 ईयर्स होता है। तीसरी है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। अगर आपने एमए किया है, अगर आप आर्ट्स फैकल्टी से हो, आपने एमए किया है, एमए इकोनॉमिक्स पे किया है या एमए स्टैटिस्टिक्स पर किया है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम के लिए। ये भारत की जैसे आईएएस की एग्जाम होती है इसी तरह की ये एग्जाम है। इसमें भी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होता है, तीनों स्टेज इसमें भी होते हैं। आपको पहले प्रीलिम्स देनी है, मेंस देनी है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप यूपीएससी जीपीएससी देते हो तो यूपीएससी जीपीएससी में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आप देखिए कि साइंस वाला भी बैठ रहा है, आर्ट्स वाला भी बैठ रहा है, कॉमर्स वाला भी बैठ रहा है, जिसने डिप्लोमा किया है वो भी बैठ रहा है डिग्री करके। तो उसमें आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा, लैक्स ऑफ बच्चे उसमें बैठते हैं, तो उसमें आपका सिलेक्शन चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने एमए एमए कर लिया है, अब आपको कुछ ऐसा लगता होगा कि एमए करके तो हम क्या ही कर लेंगे, हम तो टीचर बनेंगे। नहीं, एमए करने के बाद आप ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एज वेल एज, अगर आपने एमए इकोनॉमिक्स पर किया है तो आप इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। ये स्पेशल कैटेगरी की एग्जाम है जिसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। आप ऑलरेडी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हो उसी पर बेस्ड आपका पेपर होता है, और ये एग्जाम इजी होती है। आप इसमें इजीली क्वालिफाई हो सकते हो अगर आपका मेमोरी पावर अच्छा है, शार्प है, अगर आप कोई रट्टा मारने वाली चीजें बहुत आसानी से याद रख सकते हो। तो ये एग्जाम बहुत अच्छी है। अगर आपने इकोनॉमिक्स किया है या स्टैटिस्टिक पर एमए किया है तो, या फिर आपने एमएससी किया है और आपने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट रखा है, तब भी ये एग्जाम आपके लिए अच्छी है। क्योंकि ये दोनों के लिए इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, वो भी मास्टर डिग्री के साथ। ठीक है। उसके बाद होता है रिसर्च ऑफिसर एग्जाम। अच्छा, ये एग्जाम पहले जो मैंने बोली ऊपर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस वाली एग्जाम या स्टैटिस्टिकल सर्विस वाली एग्जाम, ये सेंट्रल लेवल पर होती है जो यूपीएससी कंडक्ट करता है। ठीक है। और ये जो रिसर्च ऑफिसर वाली एग्जाम है इसमें भी आपकी सेम क्वालिफिकेशन चाहिए, एमए इकोनॉमिक्स होना चाहिए या एमए स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए या एमएससी स्टैटिस्टिक होना चाहिए आपका। तो अगर आपने एमएससी किया स्टैटिस्टिक पर तब भी आप, मतलब मास्टर डिग्री होनी जरूरी है रिसर्च ऑफिसर की एग्जाम के लिए। इसमें भी आपको क्लास 2 ऑफिसर की पोस्ट ऑफर की जाती है और क्लास 1 ऑफिसर की, अगर आप इसके लिए सिलेक्ट हो तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम बहुत जल्दी होती है इसमें। और रिसर्च ऑफिसर से डायरेक्टर वगैरह पे पोस्ट पोस्ट प्रमोशन बहुत फास्ट होता है। तो रिसर्च ऑफिसर की एग्जाम यूपी जीपीएससी कंडक्ट करता है, जीपीएससी के थ्रू ली जाती है। इसी के अंदर होता है, अगर आपने बीए किया है, आपने एमए नहीं किया है, तो स्टेट लेवल पर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपने अगर स्टैटिस्टिक पर स्टैटिस्टिक लेके बीकॉम कर लिया है, या आपने बीएससी स्टैटिस्टिक के साथ किया है, या फिर आपने बीए किया इकोनॉमिक के साथ, तो आप एक रिसर्च असिस्टेंट और रिसर्च एसोसिएट, ये एग्जाम आती है जो स्पेशल कैटेगरी की एग्जाम है जिसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट मांगा जाता है कि आपका इकोनॉमिक्स ही होना चाहिए, तो भी आप इसलिए एलिजिबल होगे। लेकिन इसमें असिस्टेंट और एसोसिएट में फर्क फायदा आपको ये होता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप इसको ये एग्जाम दे सकते हो, इसके लिए मास्टर कंपलसरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जब आप प्रमोशन लेने के लिए जाओगे तो उसमें एमए या एमएससी होना बहुत जरूरी है। तो पहले अगर आपको पोस्ट मिल भी जाती है तो आपका एमए कंटिन्यू रहना चाहिए, तभी आप आगे प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसके अलावा होता है इंडियन अकाउंट सर्विसेज। देखिए ये भी स्पेशल कैटेगरी की एग्जाम है। इसमें भी इंडियन अकाउंट सर्विसेज में भी कैसा है कि आपने अगर बीकॉम किया या एमकॉम किया है तो आप ये सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये सारी एग्जाम जो मैं बोल रही हूँ, इसमें अगर ये स्टेट लेवल की कोई एग्जाम है तो उसके लिए भी एज क्राइटेरिया वगैरह, और सेंट्रल लेवल की एग्जाम है तो सेंट्रल लेवल का एज क्राइटेरिया है, और अगर ये स्टेट लेवल की एग्जाम है तो स्टेट लेवल का क्राइटेरिया है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तरह गुजरात में जैसा रिसर्च ऑफिसर के लिए एग्जाम होती है, तरह इंडियन अकाउंट सर्विसेज में सेंट्रल लेवल यूपीएससी कंडक्ट करता है, तो जीपीएससी भी अकाउंट सर्विस की एग्जाम कंडक्ट करता है।
तो इंडियन अकाउंट सर्विसेज में आपको अकाउंट आपका होना चाहिए लास्ट में, अकाउंट सब्जेक्ट मेन होना चाहिए बीकॉम में, एमकॉम में, सॉरी एमकॉम होना चाहिए कंपलसरी। एमकॉम के साथ आप ये एग्जाम दे सकते हो। इसी तरह गुजरात स्टेट भी अकाउंट सर्विस की एग्जाम लेता है गुजरात स्टेट में, उसमें आपका एमकॉम अकाउंट के साथ होना चाहिए, कंपलसरी है। इसी तरह दूसरी अकाउंट डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी छोटी छोटी एग्जाम्स आती है, जिसमें अगर आपने बीकॉम किया है तभी आप एलिजिबल होते हो। एक और एग्जाम होती है जिसे कहते हैं STI, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर या स्टेट टैक्स ऑफिसर। इसमें भी ये भी एक एग्जाम सेंट्रल स्टेट लेवल पर होती है। जो एग्जाम ये क्लास 3 कही जाती है, लेकिन अगर आप इसमें एक बार अंटर हो जाते हो तो आपको प्रमोशन बहुत फटाफट मिलती है और आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हो। तो ये एक एग्जाम है। इसके बाद क्लरिकल एग्जाम। देखिए स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर दोनों पर क्लरिकल एग्जाम्स होती है। SSB, SSC, सेंटर सिलेक्शन स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो है वो क्लरिकल एग्जाम लेता है, जिसमें आपको आपकी अकाउंट आपको आपको जो क्या कहते हैं क्लरिकल जो चीजें हैं उसमें उस पोस्ट पर आपको लिए जाता है। हेड क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, इस अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम्स होती है। SSC भी कंडक्ट करता है और हमारे गुजरात लेवल पर GSSB जो है वो कंडक्ट करता है क्लरिकल एग्जाम। इसी तरह इसी के अंदर आती है आपकी तलाटी की एग्जाम्स होती है। और इसमें आप जो पुलिस की एग्जाम होती है वो भी पुलिस की भी एक एग्जाम होती है जो पुलिस बोर्ड भर्ती करता है इसके लिए, कांस्टेबल के लिए। तो वो भी क्लास 4 लेवल पर एग्जाम होती है। मतलब क्लास 3 क्लास 4 के लिए अलग अलग बोर्ड है जो एग्जाम लेते हैं। एंट्रेंस जो अलग अलग कंडक्ट करते हैं। जो पुलिस बोर्ड है वो उसमें, क्योंकि उसमें फिजिकल ट्रेनिंग होती है, तो फिजिकल के लिए उसका एक अलग बोर्ड बना दिया गया है। लास्ट ईयर उसमें बहुत ज्यादा भर्ती हुई है। फिलहाल ये सारी एग्जाम्स के लिए इतनी सारी भर्ती तो नहीं आ रही, लेकिन अगर आप अभी से स्टार्ट करो, अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा भर्ती फिर से आने वाली है। क्योंकि ये साल अगर कुछ नहीं होगी तो अगले साल भर्ती इंशाल्लाह बहुत ज्यादा निकलेगी। तो आप लोग फिर इसके बाद ये क्लरिकल एग्जाम के बाद होती है क्लरिकल, आप जानते हो 4, चौथे और 5वें नंबर की एग्जाम से नेट की एग्जाम। नेट एग्जाम होती है प्रोफेसर के लिए, कि आपने MA किया है, आपने PhD किया है, PhD कर रहे हो, या आपको प्रोफेसर बनने का इरादा है, तो आपके लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंपलसरी है। ये एग्जाम अगर आप निकाल लोगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर होता है जी स्लेट। स्लेट एग्जाम मीन्स के स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर ये एग्जाम आप क्लियर, देखो आप नेट करोगे तो पूरे भारत में आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्लेट करोगे तो जिस स्टेट से आप हो, जैसे हम जी स्लेट करते हैं, तो गुजरात से हम बिलोंग करते हैं, तो जी स्लेट अगर हमारा क्लियर होता है तो हम गुजरात की किसी भी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के, सॉरी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये थोड़ी हाई लेवल की एग्जाम है दोनों। इसमें थोड़ी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। नेट में 2 पेपर होते हैं। एक तो जो आपका MA या मास्टर डिग्री में आपका जो सब्जेक्ट होता है, सोचो समझो आपने बीकॉम किया है तो आपका एक सब्जेक्ट कॉमर्स का होगा, और एक पेपर, एक सेकंड पेपर 1 जो होगा वो आपका एलिजिबिलिटी होगा। एलिजिबिलिटी मतलब कि टीचर्स ट्रेनिंग का जो टॉपिक होता है उस पर एक का आपका पेपर होगा, और सेकंड पेपर आपने जो सब्जेक्ट चूज किया होगा, चाहे कॉमर्स हो, साइंस हो, जो कोई आप जिस फील्ड से आप हो, उसका एक पेपर होगा। जिस स्टेट में भी सेम होता है कि पहला पेपर आपका टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का होता है, और सेकंड पेपर जो होता है पहला एप्टीट्यूड वाला होता है, और दूसरा पेपर आप जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, कि आप आर्ट से हो तो आपने हिस्ट्री लिया, या साइंस से हो तो आपने कोई केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट रखा है, तो आपका सेकंड पेपर उसमें होगा। यानी नेट और स्लेट में फर्क इतना है कि नेट करोगे तो आप पूरे भारत में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्लेट की एग्जाम अगर आप क्लियर करोगे तो सिर्फ गुजरात में आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके अलावा अगर आप टेट और टाट की ये 2 एग्जाम होती है, ये टीचर्स के लिए होती है। टीचर्स में जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपको टीचर्स के लिए अप्लाई करना है, आपने ऑलरेडी MA किया है, BEd किया है, और आपको सिर्फ टीचर की फील्ड में आगे बढ़ना है और गवर्नमेंट में ही टीचर बनना है, तो टेट की एग्जाम आप दे सकते हो। और ये टाट है, टाट की एग्जाम में यानी कि मतलब होता है टाट के प्रिंसिपल के लिए ये एग्जाम होती है। ये एग्जाम आप क्लियर करते हो तो आपको प्रिंसिपल आप बन सकते हो। इसमें भी ये ये जो टेट और टाट है ये हमारे गुजरात लेवल की एग्जाम है, और इसमें अगर आप ये क्लियर करोगे तो आप गुजरात लेवल पर टीचर के लिए अप्लाई, गवर्नमेंट स्कूल में आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट। अच्छा, ये सारी एग्जाम थी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई
बच्चा ऐसा है कि भाई उसको मुझे अभी से आर्मी के लिए बच्चे को 5वीं से या 6ठी से आर्मी के लिए ट्रेनिंग दिलानी है, आर्मी उसका सपना है कि उसको आर्मी में जाना है, तो बालाछड़ी है, ऐसी अलग अलग जगह की स्कूल्स है, वहाँ वो लोग बच्चों को अडॉप्ट कर, बच्चों को वहाँ 5वीं या 6ठी से हमको वहाँ बच्चों का दाखला कराना पड़ता है। वहाँ एंट्रेंस टेस्ट होती है बच्चों के लिए। एंट्रेंस टेस्ट वही होती है कि बहुत बेसिक सिलेबस होता है, बहुत जीके, बहुत 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 बेसिक जीके के क्वेश्चंस होते हैं, जो वो लोग ऑलरेडी 1 to 5 फिफ्थ में पढ़ चुके होते हैं, उनका जो सिलेबस 1 to 5 में होता है वही। ये सारी स्कूल सेंट्रल लेवल की होती है, इसलिए आप एनसीईआरटी में जो 1 से 5 में बच्चे पढ़ चुके होते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। और बच्चों को वहां पे एडमिशन मिलता है, और बच्चों को शुरुआत से यानी सुबह 5 बजे उठाकर ट्रेनिंग दी जाती है, जैसी अलग अलग जगहों पे। एक तो बालाछड़ी में है, ऐसी 3 4 जगहों पर गुजरात में है। बच्चे वहां पे अप्लाई कर सकते हैं अगर उनको आईपीएस में इंटरेस्ट है, आईपीएस उनका सपना है, या पुलिस में जाना है, तो ऐसे बच्चे जो है वो ये ऐसी स्कूल में पहले से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो एडमिशन उनकी प्रोसेस होती है, दिसंबर जनवरी से स्टार्ट हो जाती है किसी भी स्कूल में एडमिशन प्रोसेस। ये गवर्नमेंट स्कूल होती है, यहाँ पर खाना पीना बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों को ट्रेन किया जाता है। और जब बच्चे इस एज पर पहुंच जाते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में, चाहे आईपीएस हो, चाहे आर्मी की एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम वो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकाल लेते हैं, उनको इतना केपेबल बना दिया जाता है वहां पर। क्योंकि सब स्टार्टिंग से उनको दौड़ना, भागना, चलना, घोड़ेसवारी, ये सारी चीजें वहां पर उनको सिखाई जाती है, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, और इसी तरह जितने ट्रेनिंग होती है उस हिसाब से उनको उतना ही हेल्दी फूड भी दिया जाता है बच्चों को। और वो स्कूल का जो स्कूल एंट्रेंस देके ये लोग बच्चों को लेते हैं, वहां पे ना जो एक्सपेंस है वो हमारी दूसरी प्राइवेट स्कूल के मुकाबले बहुत कम होता है, क्योंकि ये सारी गवर्नमेंट स्कूल होती है। तो ये सारी एग्जाम थी, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा अगर आप और कुछ जानना चाहते हो, या आप जानना चाहते हो कि इसको कैसे करना है, हम पर्सनल में इसको कैसे तैयारी करें, इसकी स्ट्रेटेजी क्या हो, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट के हिसाब से हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, या हमारा सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट हो उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, उसके लिए मटेरियल कहाँ से हमको मिलेगा, कौन सी वेबसाइट, कौन से चैनल फॉलो करने हैं, न्यूज के लिए क्या देखना है, हमें न्यूज मटेरियल कहाँ से मिलेगा, या हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, हमारे पास 3 साल है, 3 साल में प्रिपरेशन कैसे करें, या फिर हम अभी 8th में है, 9th में है, या 10th में है, या हमारे बच्चे और स्टैंडर्ड में है, तो हम अभी से उनको कैसे प्रिपरेशन कराए। और या बच्चों को ये जानना है कि भाई मैं आर्ट्स पढ़ रहा हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, मेरा मेरा मेरे मार्क्स तो बहुत कम आते हैं, 50% मार्क्स आते हैं अभी तक, तो क्या मैं कैपेबल हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या ये एग्जाम मुझसे क्रैक होगी, इसमें तो लाखों बच्चे बैठते हैं, हम कैसे क्वालिफाई होंगे, इसमें तो करप्शन हो जाता है, इसमें तो सेटिंग हो जाती है, बस सिलेबस बहुत टफ होता है, कि क्या इसके लिए कोचिंग ले, कोचिंग बहुत ज्यादा महंगा होता है, हम कैसे करेंगे, दिल्ली में कोचिंग होता है, सूरत गांधीनगर में कोचिंग होता है, सूरत में कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर हम गांव में रहते हैं, वहां पर हमारे पास कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है सिलेबस की, या मटेरियल की, या क्लासेस की, तो हम ये सारी चीजें कैसे करें। तो ये सारे क्वेश्चन के अगर आपको आंसर चाहिए तो कोई नहीं, आप हमारे जो हमारा ट्रस्ट है, आप हमारे ट्रस्ट को कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारे ट्रस्ट पर आओ, आपको पर्सनल इसी इन सब सारी चीजों के लिए भी आपको पर्सनल काउंसलिंग की जाएगी, आपको पर्सनल गाइडलाइन दी जाएगी। आप हमारे ट्रस्ट से इस सब चीजों क्वेश्चंस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो आगे और आपको कुछ जानना हो तो आप सवाल पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।